जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 में NIOS वालों का क्या होगा, ये प्रश्न मैं लगातार कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। हालांकि मैंने इसका जवाब पहले भी दे दिया है, लेकिन बार बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं NIOS पे पूरी जानकारी आपको दे दूँगा। दिक्कत है या नहीं है, किसको दिक्कत होगा इससे और किसको नहीं होगा, सब इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। आपको पता है कि NIOS से जिन्होंने DLED किया था उनकी सुनवाई 6 अगस्त को होनी है। रिव्यू पिटीशन जो दायर किया गया है उस पर सुनवाई होगी। जो फाइनल आंसर की आपने जो आपत्ति दर्ज कराया था आंसर की को लेकर, उसमें जो 3-4 नंबर बढ़ेंगे उसका किसको फ़ायदा हो रहा है और इससे कट ऑफ में कितना परिवर्तन हो सकता है, और जो कुछ कैटेगरी हैं जिनका न्यूनतम अर्हतांक पर भी सिलेक्शन के चांसेस है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर 10,000 लोग वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 500 लोग तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारी ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सवाल जो यही है, हॉट क्वेश्चन है ये, NIOS वालों का क्या होगा। तो देखिए इसमें दिक्कत है भी और नहीं भी है। उससे पहले आप यह समझिए कि NIOS किसके लिए लाया गया था। NIOS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है, इससे DLED का जो था वो ऐसे शिक्षकों के लिए लाया गया था जो कि सेवारत हैं, यानी कि जो सर्विस में हैं। ठीक है, सेवारत शिक्षकों के लिए लाया गया था। अब जो है आप कौन हैं, आप भी तो उसी में आते हैं कि सेवारत शिक्षक में ही आते हैं। तो अब इसमें कहाँ परेशानी होगी, आपने DLED कर लिया तो इसमें आप सेवारत शिक्षक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दूसरा सवाल, अगर NIOS से DLED करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, टीचर रह सकते हैं, तो फिर BPSC हेड टीचर क्यों नहीं बन सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए टीचर तो आप रह सकते हैं, ऑलरेडी जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको हटाया तो जाएगा नहीं, तो वो टीचर हैं। और BPSC हेड टीचर का जो एग्ज़ाम है, BPSC हेड टीचर का ध्यान दीजिएगा, ये कोई नई बहाली नहीं है, यह कोई नई बहाली नहीं है। आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि BPSC हेड टीचर का जो है एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नई बहाली है, तो कहाँ से नई बहाली होगी। आप इसके नोटिफिकेशन में जाके देखिए, इसमें 8 वर्ष का अनुभव मांग रहा है, और अगर एक्सपीरियंस 8 वर्ष का मांग रहा है तो यानी कि 8 वर्ष पहले से ही शिक्षक रह चुके हैं, तो ये नई बहाली कैसे हो गई। तो DLED जो NIOS से किए हैं, थोड़ी बहुत जो मुसीबत है वो उनके लिए है जो नई बहाली है उसमें। और रही बात हम BPSC हेड टीचर की, तो यह कोई नई बहाली नहीं है। तो इसमें जो NIOS से DLED वाले हैं उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आप कंफर्म हो जाइए। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, प्रमोशन एग्ज़ाम है, ये कोई नया एग्ज़ाम नहीं है। BPSC हेड टीचर, ये बार बार हम हर जगह यही बता रहे हैं, BPSC हेड टीचर एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। ठीक है, ये पहले से जो 8 साल से शिक्षक हैं उनके लिए एग्ज़ाम है, 8 साल से या 8 साल से ज़्यादा अनुभव है उनके लिए एग्ज़ाम है, ना कि नए अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें जो NIOS वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं कि BPSC हेड टीचर में NIOS को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, और वैसे भी आपको पता होगा 6 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद जो है NIOS को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डेट है, उस पर सुनवाई होनी है। तो आप लोग तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, परेशानी उनको थोड़ी बहुत है जिनकी जो है नई बहाली के लेकर है परेशानी है, लेकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो अभी रिव्यू डाला गया है उसके बाद कुछ अच्छा निर्णय आ जाए। बाकी वो तो सुप्रीम कोर्ट पे डिसीजन है। लेकिन BPSC हेड टीचर को लेकर जितने भी शिक्षक हैं उनको मैं ये कहने देना चाहता हूँ कि BPSC हेड टीचर में NIOS वालों को कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भी आपने इसको मतलब कि परेशान नहीं होना है। अब फाइनल आंसर की आपको पता होगा, आंसर की जारी हुआ उसके बाद कम से कम 5 प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर पर लगातार जो है आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो अब इस पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि 3 से 4 नंबर बढ़ेगा। चलिए मान लेते हैं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सारे सर्कमस्टांसेस को देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए 3 से 4 नंबर बढ़ जाएगा तो क्या ये उसी का बढ़ेगा जिसने आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसा तो है नहीं कि जिसने आपत्ति दर्ज कराई है सिर्फ उसी का बढ़ेगा, ये तो सबका बढ़ेगा। तो यहाँ पे फ़ायदा कहाँ, कट ऑफ पे क्या परिवर्तन हो रहा है। बार बार जो कह रहे हैं कि कट ऑफ में परिवर्तन, अगर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने एग्ज़ाम दिया,
सभी के नंबर मान लीजिए आ गए, किसी के 48 आ गए, किसी का 50 आया, किसी का 55 आया, किसी का 60 आया और किसी का 58 आया। मान लीजिए बाद में 2 नंबर बढ़ गया, तो 2 नंबर तो सबका बढ़ रहा है ना, इनका 50 हो गया, इनका 52 हो गया, इनका 57 हो गया, इनका हो गया 62 और इनका हो गया 60। तो ये तो नंबर जो बढ़ेगा वो तो सबका बढ़ेगा, तो इसे कट ऑफ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ, फायदा किसको हो जाएगा इसमें वो बता देते हैं। फायदा फिर भी हो रहा है, अगर फाइनल आंसर की में 3-4 नंबर बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। वो कौन से लोग हैं? ये लोग हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम अर्हतांक। जैसा कि आपको पता है सामान्य वर्ग के लिए 40% यानी 150 में से 60 नंबर चाहिए। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको 36.5 यानी 55 मार्क्स चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% यानी 51 मार्क्स चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग 32% यानी 48 नंबर। फायदा इनको हो जाएगा अगर 3 से 4 नंबर बढ़ जाता है तो। कैसे? मान लीजिए सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं, उनके मार्क्स बन रहे हैं 58 यानी कि वो तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 4 नंबर बढ़ गया तो इनके मार्क्स हो जाएंगे 62 और इनका जो है क्वालिफिकेशन हो जाएगा, यानी इनका सिलेक्शन का चांसेस बन जाएगा। ऐसे ही कोई पिछड़ा वर्ग का है, उसका मार्क्स बन रहा है 54 और आंसर की के बाद अगर 2 नंबर बढ़ गए तो हो जाएगा इनका 56 यानी कि ये भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो नंबर बढ़ने से फायदा किसको हो रहा है? जो मिनिमम क्वालिफिकेशन से जो रह जा रहे हैं 2 नंबर 1 नंबर से, उनको फायदा होगा। और जहां तक हमने देखा है क्वेश्चन पेपर को लेकर, उम्मीद है 3 से 4 नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि डीएलएड के जो प्रश्न है खासकर उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन पे जो है आपत्ति दर्ज कराई गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें रिजल्ट को लेकर। और एक चीज़ और बता दूं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पर जो सिलेक्शन की बात कही जा रही है, जो कुछ कैटेगरी है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं महिलाओं के लिए। महिलाओं में से बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न आ रहा है। महिला शिक्षक जो हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि मेरे सर इतने नंबर बढ़ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या? ये कह रहे हैं हो जाएगा, नहीं। लेकिन ना मेरे कहने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ना मेरे कहने से आपका नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा एनालिसिस करके देखें तो यही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन से अगर 5 नंबर ऊपर नीचे है तो आपके सिलेक्शन से बहुत अच्छा चांस बन रहा है। क्योंकि 35%, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, 35% जो है सीटें जो है महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षित है। आपको पता होगा टोटल कैंडिडेट 1.19 है, यानी कि एक सीट पर तो 3 लोग हैं, लेकिन इनमें से बहुत से शिक्षक तो ऐसे हैं जो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं और कम से कम 10 से 12 हज़ार शिक्षक तो ओएमआर सीट की वजह से ही आउट हो जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके सिलेक्शन के अच्छे चांस हैं। अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन प्लस में 5 मार्क्स और ले लिया है तो आपके अच्छे चांस हैं। ऑलरेडी मैंने कट ऑफ बता दिया है। जनरल के जो मेल हैं वो 70 से 74 के अराउंड हैं, उनकी अच्छी उम्मीद है। बाकी जो है महिलाएं हैं उनका जो है 55 to 60 के अराउंड है, तो उनकी अच्छी उम्मीद है। बाकी सभी कैटेगरी का कट ऑफ ऑलरेडी मैंने बता चुका है, वो आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट। अब ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और सही बताऊं तो रिजल्ट के बारे में अभी कोई सही जवाब नहीं दे सकता। यहाँ तक कि बीपीएससी को भी नहीं पता है कि उसको रिजल्ट कब जारी करना है हेड टीचर का। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपने कल देखा होगा सैटरडे को जो है इंटरव्यू में पूछा गया था जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में। तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमको जो है रोस्टर क्लियरेंस का नहीं मिला है विभाग की तरफ से। ठीक उसी तरह बीपीएससी का जो हेड टीचर का एग्ज़ाम है इसका अभी तक जो है रोस्टर नहीं मिला है। ठीक है। और दूसरी बात आपको पता होगा ओएमआर सीट पर जो आपत्ति दर्ज कराने का डेट था, अंतिम डेट, वो 5 अगस्त था। तो 5 अगस्त तक तो आपत्ति दर्ज करानी है, कम से कम 1 वीक लग जाएगा इस पर चेक करने पर कि कुछ गड़बड़ नहीं है। यानी 10 तारीख तक तो आपका जो आपत्ति दर्ज कराया गया है उन्हीं सब पर विचार किया जाएगा। तो 10 तारीख तक तो कोई रिजल्ट की संभावना नहीं है। उसके बाद आपने जो प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है उसका फाइनल आंसर की भी देना है। जो 2-4 नंबर बढ़ रहे हैं वो फाइनल आंसर की देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो कल बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है, वो कहा है उन्होंने 50% रिजर्वेशन रोस्टर। आपको पता है रोस्टर में बदलाव हुआ है, तो 50% रिजर्वेशन रोस्टर जब मिलेगा, रिक्त पद बताया जाएगा, ये कौन करेगा? ये शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जाएगा बीपीएससी को। तो जैसे ही शिक्षा विभाग यह दे देगा उसके बाद जो है रिजल्ट की प्रक्रिया जो है बीपीएससी द्वारा पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट जो है अभी हाल फिलहाल 1 हफ्ते में 10 दिन में आने की संभावना कम है। 15 अगस्त के बाद ही जो है रिजल्ट की संभावना, या 15 अगस्त के आसपास मान के चलिए, यानी मिड अगस्त में रिजल्ट आ सकता है। या फिर अगर बीपीएससी की तरफ से कुछ और ऑफिशियल अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। स्पेशली यह वीडियो बनाया गया था एनआईओएस को
जो जितने भी हैं उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो एनआईएस वालों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।